नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्री ओम गौतम। और जिस तरीके से उपचुनाव और विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आ रहे हैं, उसके बाद में कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने अब ईवीएम पर फिर से सवाल उठाना शुरू कर दिया है। इसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये लोग जब इनकी सरकारें बन रही होती हैं, राज्य में इनको वोट मिल रहा होता है, तब ये ईवीएम को सही मान लेते हैं और जैसे ही वोट इनके खिलाफ पड़ता है ये रोना शुरू कर देते हैं। इस कड़ी में कांग्रेस की तरफ से दो लोग अभी तक सामने आकर खुलकर बोल रहे हैं। एक है उदित राज और दूसरा व्यक्ति है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह पहले भी ईवीएम पर सवाल तब उठाता रहा है जब कांग्रेस की सरकारें गिरती रही है या कांग्रेस के खिलाफ वोट होता रहा है। दिग्विजय सिंह ने यह कहा कि जिस तरीके से ईवीएम को सेट किया गया है, हमारे प्रत्याशी जीतने वाले थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत गए हैं। ये नोट तंत्र और लोकतंत्र के बीच में लड़ाई है जिसमें नोट तंत्र जीत गया है, ये कहना है दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह भूल गया कि पिछले चुनावों में कांग्रेस पार्टी को काफ़ी सीटें आई थी मध्य प्रदेश के अंदर, तब शायद दिग्विजय सिंह के लिए ईवीएम खराब नहीं हो पाई थी, ईवीएम में हैकिंग नहीं हो पाई थी। लेकिन अब चूंकि 28 सीटों पर उपचुनाव हुआ और उसमें से 20 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है, तो दिग्विजय सिंह को इसमें एक बड़ी खामी नज़र आ रही है। और दिग्विजय सिंह का ये कहना है कि ये सेलेक्टिवली होता है और ज़रूरी नहीं कि सभी ईवीएम में खराबी की जाए, कुछ ईवीएम में गड़बड़ की जाती है। यानी कि दिग्विजय सिंह का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए उन जगहों पर, कुछ सेलेक्टिव जगह पर ही ईवीएम को गड़बड़ करके सीटें जीतती है। जहां पर ये गड़बड़ी नहीं हो पाती वहां कांग्रेस का आदमी जीत जाता है। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान के चुनावों के बाद इस तरीके की बातें दिग्विजय सिंह के द्वारा नहीं कही गई थी, पंजाब चुनाव के बाद भी नहीं कही गई थी और दिल्ली के चुनाव के बाद भी नहीं की गई थी। लेकिन बिहार में जिस तरीके से तमाम जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे और कुछ चैनलों ने एक हवा बनाने की कोशिश की थी जिसमें रजत शर्मा जैसे लोग भी शामिल हो गए थे, तेजस्वी यादव को बधाइयाँ देने लगे थे और ये कहने लगे थे कि नीतीश की सरकार को गिराकर तेजस्वी जो लालू का लाल है, अब वो अपनी लालटेन जलाने वाला है। लेकिन वो भूल गए कि लालटेन में मिट्टी का तेल नहीं है और लालटेन अब जलेगी नहीं, लालटेन की बत्ती भी बुझ चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के ही उदित राज ने भी इसी कड़ी में बयान दिया और उसने कहा कि ये सब ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से हो रहा है और ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से अब ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ जाना चाहिए। अमेरिका हो या दूसरे राज्यों ने इसको बदल दिया है, तो भारत में क्यों नहीं बदला जा रहा। और इसके लिए उदित राज ने एक अनोखा कुतर्क भी दिया और ये कहा कि जब भारत में बैठकर या पृथ्वी पर बैठकर हम चंद्रमा या मंगलयान पर जाने वाले यानों को, उन जो डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर किसी अन्य जगह से ईवीएम को क्यों हैक नहीं किया जा सकता। इसको लेकर मेरा जो तर्क है उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए, उस पर इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। उसका ये कहना है कि जब हम ज़मीन से सैटेलाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जो तमाम यानों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसी तरीके से जितनी सारी ईवीएम लगती हैं उनको भी कोई व्यक्ति कंट्रोल करता है और वही डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। यानी कि ऐसा लगता है कि उदित राज हो या फिर ये दिग्विजय सिंह, इन्होंने रात में या तो कुछ कार्टून फिल्में देखी हैं जिनमें सिजुका या इसी तरीके के नोबिता जैसे कैरेक्टर हैं और उनके पास में गैजेट्स हैं, उन गैजेट्स के माध्यम से वो कुछ भी कर सकते हैं और इस तरीके की बातें करके ये अपनी ही हंसी उड़वा रहे हैं, अपनी पार्टी की बेइज्जती करा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पीएल पूनिया ने भी इस सवाल को खारिज करने की कोशिश की और ये कहा कि नहीं, इस तरीके की बातें कहना ठीक नहीं है। वही कार्ति चिदम्बरम, जो कि चिदम्बरम का बेटा है, वही चिदम्बरम जो 100 दिन तिहाड़ में भी रह चुका है, भारत का वित्त मंत्री गृह मंत्री भी रह चुका है, कार्ति चिदम्बरम का कहना है कि इस तरीके की बातें करना फिजूल है। ईवीएम फुल प्रूफ है और उस पर हैकिंग नहीं हो सकती है। ईवीएम से जो वोटिंग होती है वो बेहद सटीक होती है और इस पर सवाल उठाना गलत है। यानी कांग्रेस पार्टी में ही इसको लेकर एक राय नहीं है और चूंकि इन लोगों को पता है कि अगर ये ईवीएम की हैकिंग का सवाल उठाएंगे तो जो कांग्रेस के ले देकर कुछ सांसद चुने गए हैं या कुछ राज्यों में सरकार है, उसके ऊपर भी सवाल उठेगा और ये कहा जाएगा तो क्या कांग्रेस ने उन इलाकों में या उन सीटों पर हैकिंग की थी। वैसे अगर वर्तमान में जिस ईवीएम का इस्तेमाल भारत में चुनावों के लिए होता है उसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी
बहुत ही सम्मानजनक सरकारी कंपनियां इनको बनाती हैं, जिनमें बहुत बड़े बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट काम करते हैं और उनके अनुसार ये कहना है कि इन ईवीएम को छेड़छाड़ के द्वारा हैक करना संभव नहीं है। इसको लेकर चुनाव आयोग एक बार चैलेंज भी कर चुका है। 2 महीने तक चैलेंज हुआ था कि कोई भी व्यक्ति आकर ईवीएम को हैक करके दिखाए, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया था। इसमें एक और बड़ी बात है कि ईवीएम में किसी भी तरीके के नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जैसा कि लोग दावा करते हैं कि ब्लूटूथ से इसको हैक कर सकते हैं, इंटरनेट वाईफाई से हैक कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि दोनों बड़ी कंपनियों का दावा है कि इसमें नेटवर्क का कोई भी स्थान नहीं है, ये सारा का सारा इंटरनल वायरिंग से होता है और वायरिंग की स्थिति में आप जहाँ तक नेटवर्क इस्तेमाल नहीं होता है वहाँ फिर दूर बैठकर कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, किस डिवाइस से कंट्रोल करेंगे जब उसमें ब्लूटूथ नहीं है, ब्लूटूथ का कोई भी उसमें रिसेप्टर नहीं है, ट्रांसमीटर नहीं है, तो फिर आप ब्लूटूथ हो या फिर वाईफाई हो या इंफ्रारेड हो, इस तरीके की जो भी तरंगे हैं उनसे कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी व्याख्या न तो दिग्विजय सिंह कर सकता है, न ही उदित राज कर सकता है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सवाल उठा सकते हैं। इसी कड़ी में पप्पू यादव ने भी सवाल उठा दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि अगर ईवीएम से ये चुनाव नहीं होता तो हमारी बहुत सारी सीटें आती, और जैसे जैसे चुनाव परिणाम सामने आने लगेंगे और करारी हार मिलने लगेगी, निश्चित मानिए कि लालू के दोनों लाल भी इस पर अपना ज्ञान जरूर बखारेंगे। वैसे वो ज्ञान के मामले में बहुत ज़्यादा अपने आप को 30 मार्का समझते हैं और जिन विषयों की उन्हें जानकारी नहीं होती है वहाँ भी वो एक ज्ञानी के तौर पर ज्ञान देते रहते हैं। खासकर जो लालू का बड़ा बेटा है तेज प्रताप, वो ज़रूर इसमें ज्ञान देगा। तेजस्वी भी कह सकता है कि ईवीएम की वजह से हमारी सीटें कम रह गई, नहीं तो एग्जिट पोल में तमाम चैनलों ने हमें जिता दिया था और मैं मुख्यमंत्री भी बन गया था, पर हमारी लालटेन को बुझा दिया गया है और इसे बुझाने में सबसे बड़ा रोल रहा है ईवीएम का। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसको लेकर उदित राज ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अडवाणी और डॉक्टर सोवन स्वामी इसको लेकर याचिका भी लगा चुके हैं, तो फिर क्यों नहीं ईवीएम में हैकिंग की बात को स्वीकारा जाता है। वैसे बताऊं, इसको लेकर बीवी राव एक तेलंगाना के प्रोफेसर थे, उन्होंने सवाल उठाया था, किताब भी लिखी थी और बाद में उन्होंने इसको चैलेंज किया था, लेकिन वो इसको साबित नहीं कर पाए थे। बाद में इसमें कई सारे अपग्रेडेशन हुए हैं। पहले जो ईवीएम इस्तेमाल होती थी उसे M1 कहा जाता था, उसके बाद M2 आई और अभी भारत में M3 नाम की मशीनें इस्तेमाल होती हैं। इसकी खासियत यह है कि इसमें 3800 के करीब वोट एक मशीन में काउंट हो सकते हैं। 64 से ज़्यादा एक बार में कैंडिडेट नहीं हो सकते। इसको लेकर भी कई लोग प्लानिंग करते हैं कि अगर किसी चुनाव को रद्द कराना है तो वहाँ 64 से ज़्यादा लोगों के पर्चे भरवा दिए जाएँ, फिर वहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ऐसा मेरठ में और बनारस में करने की कोशिश कुछ लोगों ने की भी थी, लेकिन ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। इसी वजह से जो ईवीएम की वोटिंग के लिए अलग अलग बूथ बनाए जाते हैं, ज़्यादा बूथ बनाने पड़ते हैं और उसके बाद में उसकी जो काउंटिंग है वो रिकॉर्ड हो जाता है डेटा, वहाँ से सारी काउंटिंग में आसानी हो जाती है। यही वजह है कि भारत जैसे विशाल देश में ईवीएम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर यहाँ पर बैलेट पेपर से हम चुनाव कराने लगे तो काउंटिंग में समय लगेगा। फिर जैसी धांधलियाँ पहले होती थी कि कई बार जो दूसरे प्रत्याशी के जो वोट होते थे उनको खारिज कराने के लिए उन पर निशान लगा दिए जाते थे या फिर उन्हें फाड़ कर फेंक दिया जाता था, दूसरी तरफ डब्बे के डब्बे बदल दिए जाते थे, और उसी वजह से बिहार में लालू जैसे लोगों का जंगल राज भी 15 साल से ज़्यादा समय तक चला था। निश्चित तौर पर इन्हीं चीज़ों को समझते हुए भारत में 1999 के बाद से ईवीएम चलना शुरू हुई और उसके बाद में इसमें उत्तरोत्तर विकास होते रहे। बाद में इसमें वीवीपैट को भी जोड़ा गया। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति ने किसको वोट दिया है वो इसको एक दूसरे साइड में मशीन होती है उसमें देख भी सकता है। बाद में वो पर्ची नीचे जाके गिर जाती है और उसकी भी काउंटिंग से ये वेरीफाई किया जाता है कि जो वोटिंग हुई है, जो वोट डाले गए हैं उसमें और उन पर्चियों में कोई अंतर तो नहीं है।
और वोट डालने वाले को तो इंस्टेंटली पता चल जाता है कि उसने जिसको वोट डाला है उसको वोट गया है या नहीं। उसके बावजूद इस तरीके के सवाल उठाना और उन सवालों को खासकर उस समय उठाना जब कांग्रेस हारती है, ये कांग्रेस की कामपंथी वामपंथियों की एक परंपरा बन गई है। एक तरफ वामपंथी पार्टियों के 18-20 उम्मीदवार जीत रहे बिहार में, अगर वास्तव में ईवीएम हैक हो रही होती तो सबसे पहले तो उन्हें रोका जा सकता था, या फिर तेजस्वी यादव की पार्टी के भी 40-45 उम्मीदवार जीतते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के भी 20 जीतते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार और मोदी सरकार इनको जीतने देती? नहीं। ये कांग्रेस भी अच्छी तरीके से जानती है और कांग्रेस लेकिन इसको लेकर तमाम साजिशें करती रहती है। इसको लेकर सैयद शुजा नाम के एक व्यक्ति को मोहरा बनाकर कपिल सिब्बल ने यूके में जाकर एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें वो बैठकर छुपकर इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का संचालन कर रहा था, जिसमें दावे किए गए थे कि कैसे ईवीएम हैक की गई है और कैसे चुनाव को मैनिपुलेट किया गया है। लेकिन बाद में जाँच में सारी चीज़ें खुली तो कपिल सिब्बल अपने आप को बचाता हुआ नजर आया और उसने ये कहा कि मैं तो वहाँ पर वैसे ही गया था, मैं भारतीय होने की वजह से उन लोगों ने मुझे बुलाया था। बाद में सैयद शुजा नाम का जो व्यक्ति था, इसके संबंध आईएसआई और दूसरे इसी तरीके के संबंध जो संगठन थे उनसे पाए गए थे। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ईवीएम का पुराना राग दोबारा से अलाप रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बिहार में पूरी तरह से कांग्रेस हार रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और दूसरी जगह जहां उपचुनाव हुए थे वहां तो इनका सुपड़ा साफ हो ही चुका है। बिहार में इन्हें उम्मीद थी कि लालू के लाल के नेतृत्व में ये सरकार बना लेंगे, लेकिन वहां भी इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। जय हिंद, जय भारत।